है आपका। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग होंगे उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो रवीश को जानता पहचानता नहीं होगा, इसलिए किसी लंबे चौड़े परिचय की ज़रूरत नहीं है। और ये सुबह कुछ खास है रवीश। अब तक जो सुबह होती थी उस सुबह की शुरुआत एनडीटीवी के प्राइम टाइम के लिए कुछ सोचते, कुछ रचते, कुछ लिखते, कुछ भूमिका तय करते होती होगी। हाँ ये सुबह कुछ खास है। हाँ, बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इन दिनों अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना क्या कर रहे होंगे और उनके बिना मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मैं सुबह जब उठता था तो मेरी एक ही दिनचर्या थी कि कभी पूरी नींद तो आई नहीं, तो उठा और लैपटॉप उठाया और लिखना शुरू कर देता था। उस पूरे प्रोसेस में लगता था कि कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, और शाम तक जाते-जाते लगता था कि सारे एक ही कमरे में आ गए हैं जो सुबह से मेरे साथ थे और उनसे बातचीत हो रही है। पर अब वो सिलसिला टूट गया, वो माध्यम तो है नहीं है। और जो रोज़ रात को करने का एक जो अभ्यास होता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो एकदम से समझिए कि आपने कूदा तो था जहाज़ से और पैराशूट से आप बंधे थे, लेकिन बीच सफ़र में किसी बड़े गोदी सेठ ने वो पैराशूट काट दिया। तो अब मैं आसमान में ही हूँ, ज़मीन पर अभी नहीं गिरा हूँ। गिर भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं और हवा में तैर रहा हूँ। तो एक तरह से ऐसा लगता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आंसू भी छलक जाते हैं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और कभी मैं गहरी नींद में सो भी जाता हूँ। तो बहुत अलग तरह का एहसास है। अनुभव है। ऐसी आदत नहीं थी मेरी कि बिना काम के दिन कैसे गुजारें, ये सीख रहा हूँ अभी इन दिनों। और इसीलिए मैंने रवीश को आज बुलाया और इनसे आग्रह किया, जहाँ मैं रहता हूँ कुछ ही दूर रवीश रहते हैं, तो आज आग्रह किया कि एक सुबह रवीश के साथ कुछ देर बातचीत की जाए, उस रवीश के साथ जिस रवीश ने 27 साल तक एनडीटीवी में काम किया और 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक रवीश की रिपोर्ट से लेकर प्राइम टाइम तक देश के दर्शकों से मुखातिब रहे। दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला और बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिली। हालांकि मैं कहूँगा जितनी गालियाँ मिली, मैं अगर देखूँ तो उससे ज़्यादा तालियाँ मिली। लेकिन बहुत ज़रूर है। हाँ। तो अभी रवीश ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्योंकि एनडीटीवी से वो रिश्ता जो 27 साल पुराना था, वो रिश्ता डेड एंड पर आया, प्राइम टाइम डेड एंड पर आया। तो ये जो डेड एंड पर प्राइम टाइम आया, यहाँ से एक आज़ादी की शुरुआत भी होती है। नौकरी का एक खाचा, एक बंधन भी होता है। उस आज़ादी को कैसे देखते हो रवीश? उस आज़ादी को अजीत जी, हम पहले से कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा था कि मैं इस अभ्यास की तैयारी में हूँ, कर रहा हूँ, और एहसास हो गया था कि चीज़ें कुछ बदल रही हैं। और पहले मुझे लगता था कि हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग इक्का दुक्का बोलते रहेंगे, इतना महान देश है, अभी भी है, वो बर्दाश्त कर लेगा। उसके लोकतंत्र में इतनी ताकतें हैं, उसके उद्योगपतियों में इतनी ताकतें हैं, उनकी ज़मीर में अभी भी इतनी एक कुर्सी मेरे लिए बची होगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं से कुछ है जो नहीं चाहने वाली शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं। तो मैंने ख़ुद को सबसे पहले दफ़्तर से दूर कर लिया, तो मैं जाता नहीं था ऑफ़िस, और बिल्कुल अपने सोसाइटी के दायरे में 3 साल में अगर दोस्तों से मिला हूँ तो मिला हूँ, कहीं आना-जाना सब बंद करके मैं अकेला हो गया और पूरा फ़ोकस प्रोग्राम पे लगाने लगा, और उसी दौरान मैं अपने आप को डिटैच भी करने लगा था। तो एक अभ्यास तो कर ही लिया था, लेकिन तब भी जब वो दिन आता है तो वो दिन आता है, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, मुझे झटका लगा था। जब पहली बार खबर आई तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, तब तक बहुत फ़ोन बज रहा था। अचानक फ़ोन देखा तो लिखा कि वो अदानी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया कि ये क्या चीज़ है। जानता था कि ये सारी चीज़ें, नाम नहीं मालूम था किसी का, लेकिन पता था कि ये चीज़ें बिसात बिछाई जा रही हैं। लेकिन तो बैठ गया मैं, तो हमारे कैमरा पर्सन
उनको लगा कि कोविड के बाद से मैं बहुत कोलैप्स होने लगा था, काफ़ी बीमार पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के बाद, सांसें फूल जाती थी। तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल है, तो फिर उसने कहा कि कैमरा पर्सन ने कि आप नहीं है तो हम शूट कैंसिल कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ कि नहीं शूट तो करेंगे। मैंने हुआ क्या है, मैंने आपकी तबीयत ठीक है, मैंने तबीयत ठीक है चलो करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किया तो झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं झटका लगता है लेकिन रवीश, हाँ सॉरी, पहले आप कंप्लीट करो। कि और बात चुभती है कि आपके बटुए में जितना भी पैसा हो वो धरती खरीद लोगे क्या? और धरती खरीद लोगे तो क्या उस धरती पे नहीं रहोगे? तो आपने एक गोदी सेठ के नाम सख्त संदेश भी दिया अपने दूसरे वीडियो में एनडीटीवी से रवानगी के बाद। तो सेठ की अभी कायदे से एनडीटीवी में एंट्री कहें या शिकंजा अभी कसा नहीं है, लेकिन उससे पहले रवीश ने एनडीटीवी से विदाई ले ली। ये सब तो प्रक्रियाएं हैं अजीत जी, आप खुद ही समझते हैं कि छुरी एक बार में नहीं चलाई जाती। बड़े लोग बहुत नफासत से सेब को छिल छिल कर खाते हैं, तो अभी वो सेब को छिल कर खा रहे हैं, हिमाचल के सेब को। तो अडानी जी सेब का कारोबार भी करते हैं। तो ये प्रक्रिया मैं जानता हूँ कि 3-4 महीने से ये सब चीज़ मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है, होने क्या वाला है, और वो खुद क्या हैं हम तो जानते हैं ना, तो सारे चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में, देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कोई सामान्य बिजनेसमैन है। वो ज़्यादातर उनका बिजनेस अगर आप देखें तो वो सरकार से संबंधित है, उसके शह पे संबंधित है ना? तो और यही छप रहा है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा कुछ। और उसमें अगर आप एयरपोर्ट में जाएं, वहाँ जाएं, पोर्ट में जाएं, सब चीज़ आप ही, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हैं लगता है, और दूसरे को तो क्लिप भी लगाने नहीं आता, नट बोल्ट भी लगाना नहीं आता, सारा बिजनेस आप ही को आता है। आता होगा, मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो उनको क्या सरकार से आप अलग देख सकते थे, वो जो भी एम्पायर है। तो ये तो लोग लेकिन कहते हैं कि भाई ठीक है, एक गोदी सेठ जिनको आप कह रहे हैं सेब के, वो एक प्रक्रिया है, उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ मैं, कई लोगों को भी नहीं कह मैं रहा हूँ। दूसरी चीज हाँ। कह रहा हूँ जो बहुत सारे लोग आपके उस इस्तीफे के बाद लिख बोल रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आपके आलोचक होंगे, जैसा हाँ। मैंने कहा आपको जितने चाहने वाले हैं उतने वो आलोचना करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एक सेठ तो पहले भी था जिसका 26% था, अंतर अंबानी सेठ, है दोनों अब में, अडानी सेठ आ गया। दोनों में अंतर है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये जो एक्विजिशन है, और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं था ना, जो टेक ओवर है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे उन्हें चिढ़ है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हर टेक ओवर को सिंपल टेक ओवर समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर या तो मेरी बिजनेस की कम समझ है या फिर उनकी ज़्यादा समझ है, यही बात हो सकती है। हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है। पूंजीवाद में हर पूंजी प्रतिस्पर्धा की पूंजी नहीं होती है, कंपटीशन की पूंजी नहीं होती है, वेल अर्न पूंजी नहीं होती है। कुछ पूंजियां उस पूंजीवाद के बहुत विशुद्ध परिभाषा से बाहर की भी चीज़ें होती हैं। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि इन्हें हम कभी हटा नहीं सकते, लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि बात अगर गर्दन से ऊपर आए तो फैसला लेना पड़ता है। लेकिन एक बात आपने कही कि हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है। तो आप किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं पत्रकारिता और एनडीटीवी के संदर्भ में, क्योंकि ये बार बार लोग कहते हैं कि इतने चैनल्स में एक एनडीटीवी तो था, वही तो एक बचा था, अब वो भी गोदी सेठ की गोद में चला गया, और वो गोदी मीडिया जो आपने नाम आप ही ने दिया गोदी मीडिया। ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी हैं, है ना, वो सब हैं वहाँ पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा, अगर एक आदमी का के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है, और इन काली मर्सिडीज महंगी खूबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत हौसला या बहुत अति उत्साह में ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाड़ियों में जो चमचमाते हुए आते हैं, भारत के लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह
मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। जनता का अगर देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे। मेरा काम है समय पर बोल देना, सो मैंने बोल दिया। क्योंकि एक अच्छा बुरा सब है, बहुत तरह की आलोचनाएं एनडीटीवी की भी होती हैं, है ना। वो लोग करेंगे, एनडीटीवी के लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बेंचमार्क था, थोड़ी बात चुभ रही थी ना कि भाई इनके जैसा नहीं है, उनके जैसा नहीं है। अब वो बेंचमार्क हट गया है। अब वो कह रहे हैं कि अल जजीरा बनाएंगे, तो आप अल जजीरा बनाएंगे तो आप अल जजीरा को इंटरव्यू दे दीजिए। फिर आप दे देंगे अल जजीरा के एंकर को इंटरव्यू, तो फिर वो पूछ लेगा ना कि वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। भारत की समस्याओं को तो आपने वैसे ही हिंदू मुस्लिम या इस तरह के और दूसरे फालतू विवादों से, फिल्म के गानों में हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह के मेकअप किए हैं, उसको लेकर डिबेट से आप भारत की समस्याओं को आप गायब कर रहे हैं। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी गंभीरता से भी बहस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप पहले ही कर रहे थे। अब उस भारत को भी गायब करके आप विदेश दिखाने के नाम पर आप घुमाते रहिए। जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में टहल रहे हैं, दुकान का फोटो लगा दिया, इसका फोटो लगा दिया। वो आप पॉलिश तरीके से करना चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप से कुछ करेंगे। राष्ट्रीय होने का तो पैमाना नहीं इस देश की मीडिया के पास, और ये इनके पास चूंकि पैसा है तो ज्ञान दे रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप कुछ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी, मैं इस बात से भी अवेयर हूं, जागरूक हूं इस बात को लेकर भी, कि वहां की भी मीडिया में कोई बहुत स्वर्ण युग नहीं चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के भी अपने अपने अंतर्विरोध हैं। वहां पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किन बातों पर आप चुप हैं, किन बातों पर आप बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है कि अब भारत की खबरों को गायब कर दीजिए और कहिए कि हम आज लंदन के बारे में दिखाते हैं, लंदन के एक होटल के बारे में दिखाते हैं, विदेश नीति में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं। तो कीजिए, अच्छी बात है। बहुत कुछ है रवीश के पास कहने के लिए, और बीते 2 दशकों में बहुत कुछ रवीश ने अपने दर्शकों को कहा भी है। यूट्यूब पर अगर सिर्फ रवीश कुमार आप सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो मिलेंगे, हजारों वीडियो जो रवीश ने कहे उसके वीडियो, और हजारों वो वीडियो जो लोगों ने रवीश पर बनाए, जो मैंने नहीं कहे उस पर भी, नहीं कहे उस पर भी। बहुत दिलचस्प, सही कहा रवीश ने, जो नहीं कहे उस पर भी, और जो अभी ये कह रहे हैं इसके काउंटर में भी हो सकता है कई वीडियो आने वाले 5 दिन में आपको मिलेंगे। पर रवीश, चूंकि मेरे ख्याल से एनडीटीवी से आपकी विदाई, रवानगी, आज़ादी, तीनों विकल्प शब्द पर्यायवाची देता हूँ, उसके बाद हम लोग पहली बार शायद इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ। तो उस वीडियो में जिसमें आपने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, जिसको अब तक 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, और आज ही सुबह मैं देख रहा था 1,37,000 लोगों ने, उससे ज्यादा लोगों ने कमेंट किया। अपने आप में बड़ी बात है। मुझे याद नहीं कि इस देश में यूट्यूब पर कोई ऐसा पत्रकार हो, पहले न भूतो न भविष्यति, जो 20 दिन 15 दिन के अंदर जिसके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, और किसी एक वीडियो में 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख हो जाएगा, 137 लोगों ने कमेंट किया। उस कमेंट को मैंने पढ़ा है, उस पर हम आगे बात करेंगे कि उसमें क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में एक बात जो रवीश आपने कही कि आज की शाम अलग है, या ये शाम अलग है, चिड़िया अपने घोंसले में लौटी, घोंसले की तरफ लौटी तो उसका घोंसला कोई ले गया है, लेकिन एक खुला आकाश है तो घोंसला ले गया, आपने ये कह दिया। अब खुला आकाश क्या? वैसे हम आकाश के नीचे ही हैं अभी, और ये पीछे पूरा खुला आकाश है, बट रवीश का वो आकाश क्या है? जैसे पोस्ट ट्रुथ बोलते हैं ना, बहुत चला है। पोस्ट एनडीटीवी क्या है? जब उस दिन तो मैं, आप जानते हैं अजीत जी, की मैं सिर्फ काम ही करता था और मेरी कोई बहुत सामाजिक ज़िंदगी नहीं थी। आप बहुत जगह गए होंगे, पार्टियों में गए होंगे और लोगों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कभी आपने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा। ये सब इधर हाल के 1-2 साल में मैं ज़रूर करने लगा था, जाने लगा था लोगों से। मैं उस अपने काम को बहुत प्यार करता था, और उस काम को मैंने कि लोकप्रिय होना है या कुछ अचीव करना है, इसके लिए कभी नहीं किया। उस काम को कैसे और बेहतर करना है, कैसे लोगों के दिलों में उतार देनी है ये बात, उसके लिए किया। तो बहुत लगाव था मुझे उस काम से, और उस दफ्तर से भी मुझे बहुत लगाव था। ऐसा नहीं है कि किसी दफ्तर से आपकी सिर्फ अच्छी यादें जुड़ी रहती हैं, बहुत बुरी यादें भी मेरी हैं वहाँ, बहुत बुरी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें भी हैं।
लेकिन इन सब के बाद चूँकि मैं वहाँ काम करता था, तो मुझे उस छोटे से कमरे में, बहुत छोटा कमरा है, मतलब 2 लोग 3 लोग खड़े नहीं हो सकते, इतना छोटा कमरा है। तो 2 लोग बैठते थे हम लोग, और बहुत छोटा कमरा है उसमें। तब एक क्या ही बोले मतलब। तो लेकिन हम एक खिड़की थी, पीपल का पेड़ था, देखता रहता था, टाइप करता रहता था, काम करता रहता था। बहुत लगाव था जी मेरा उस, और मैं कभी दफ्तर में बायोमेट्रिक्स पे साइन नहीं करता था। कहता था ये इंसल्ट होगा मेरे जैसे लोगों के लिए कि मैं रोज़ काम करूं, सुबह से लेकर शाम तक काम करूं और बायोमेट्रिक्स पे मैं उंगली भी लगाऊं। तो खैर मुझे ये आज़ादी मिली हुई भी थी। किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों नहीं लगा। हम्म। आज नहीं, जब वो सिस्टम कई साल पहले लगा था तब भी किसी ने आके नहीं कहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2014 के बाद लोग मुझे जानते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा 2014 से पहले लोगों का प्यार मिलता था। और एक ही फर्क आया, 2014 के हाँ, पहले पहले इस तरह प्यार से की तादाद, अनुपात बहुत ज्यादा हाँ, था, जो अनुपात थोड़ा 2014 के हाँ, बाद बदला है। पर मेरा अपना मानना है कि 2014 से पहले बहुत ज्यादा अटेंशन था लोगों का मेरे ऊपर। बस जो लोग नोट करने वाले होते हैं वो अंग्रेजी के अहंकार में थे, तो वो नोट नहीं कर पा रहे थे कि कौन है। लेकिन मैं जानता था कि मैं तब भी किसी शहर में जाता था तो अपने कैमरा पर्सन से ज़रूर कहता था कि किसी को पता ना चले कि हम इस होटल में रुके हैं। संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था जी लोगों को तब भी, मतलब कमरे में दिन रात लोग आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, कोई कपड़े लेकर आ जाता था, कोई चादर लेकर, कुछ भी लेकर आ जाते थे। तो बहुत लगाव था, और उसको छोड़कर उस दिन जब छूटा तो बहुत बुरा तो लगा ही। भावुक भी और हुए आप। हाँ, अगस्त के बाद मैं एक दिन दफ्तर गया था। वो शुक्रवार का दिन था, छुट्टी लेकर दफ्तर गया था। वैसे बहुत कम लोग छुट्टी लेकर दफ्तर जाते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि ये मेरा जो घर है, जहाँ मेरी आत्मा रहती है, अब यहाँ से उसके जाने का वक्त है। तो प्राण जो है वो शरीर छोड़ रहा है। तो उस दिन मैं, जितने भी लोग दफ्तर में थे, कैसेट लाइब्रेरी में मैं गया, पीसीआर में गया, एडिट बे में गया, अपने उस कमरे में 2-3 मिनट के लिए रहा, खूब अच्छे से घूमा वहाँ पे, महसूस किया, और अपने आप को समेट के वहाँ से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो मैं उस दिन हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से बाहर हो गया था। और गाड़ी में थे अकेले, तो रोते रोते आए कि वो छूट गया। तब तक मैंने किसी को कहा नहीं था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा या क्या करूंगा। पर उस दिन मैंने एनडीटीवी को खूब अच्छे से उस घर को देख लिया था, और फिर वो छूट गया फिर उससे। चलिए मैं घर रविशा, आया और लगा कि अब जो आसमान की बात है वो हम बैठ के बात करेंगे। हाँ, बैठ के बात क्योंकि करेंगे। वही मैं चाह रहा था कि फॉर्मेट तो हमारा था बैठ के बात करने का, लेकिन आए, अच्छा लगा।